नमस्कार, स्वागत है आप सभी का K24 न्यूज़ पर। आपके साथ मैं हूं ज्योति विनय कपूर। तो जैसे कि आप सभी जानते हैं कि राजनीतिक बिसात बीत चुकी है, यानी कि देश में चुनावी माहौल अपने चरम पर है। ऐसे में कई मुद्दे ऐसे हैं जिन्हें लेकर विवाद हो रहे हैं, कई मुद्दे ऐसे हैं जिसको लेकर राजनीतिक दल एक दूसरे पर आरोप लगा रहे हैं। ऐसे में वोटर, व्यूअर वो बड़ा कंफ्यूज है, उसे नहीं समझ में आता कि आखिरकार क्या सही है और क्या है सच्चाई। आज इसी सच्चाई को जानने के लिए और इन्हीं तमाम विवादित मुद्दों पर एक सटीक विश्लेषण के लिए मेरे साथ मौजूद हैं देश के जाने माने सुप्रीम कोर्ट में गवर्नमेंट के एडवोकेट डॉक्टर मनोज गोरकेला जी। बहुत बहुत स्वागत है मनोज जी आपका। और मनोज जी के बारे में अगर मैं शायद बताने लगूंगी ना तो मुझे ऐसा लगता है कि पूरा पॉडकास्ट ही ना आज इनका परिचय देने में ही लग जाएगा। इन्होंने सिर्फ भारत की ही कानून की पढ़ाई नहीं की, बल्कि कई देशों के कानून ये पढ़ चुके हैं, जिसमें चाहे वो अमेरिका हो, जापान हो, एक लंबी फहरिस्त है उन देशों की। इतना ही नहीं, ये 1 रुपए का क्या फंडा है। सबसे पहले मैं आपके बारे में आपसे ही जानना चाहूँगी, क्योंकि जितना मैंने आपके बारे में पढ़ा और सुना है, ये माना जाता है कि आप उत्तराखंड के सीमांत दुर्गम इलाकों से हैं और ऐसे में सुप्रीम कोर्ट के वकील बनना या सुप्रीम कोर्ट तक का सफ़र तय करना, किस तरह की ये जर्नी रही, और अपने बारे में आप थोड़ा विस्तार से बताइए। एक्चुअली मेरा जन्म 27 सितंबर को हुआ और मेरा जन्म भारत के बॉर्डर एरिया में हुआ। और उस समय का टाइम था, तब गाड़ियाँ नहीं होती थी, रोडें नहीं होती थी और तब बिजली नहीं होता था। तो वहाँ मेरा धारचूला एक जगह है, वहाँ मेरा जन्म हुआ 27 सितंबर को। और उसके बाद मेरी जो प्राइमरी एजुकेशन हुआ वो मुनस्यारी में हुआ। पिथौरागढ़ ज़िले में पड़ता है मुनस्यारी। और वो जगह ऐसी जगह है जहाँ पर वहाँ पर ऐसे गांव हैं जहाँ पर 6 महीने 7 महीने बच्चे स्कूल ही नहीं जाते, क्योंकि इतना हैवी स्नोफॉल होता है, इतना बर्फ़ पड़ती है। और दूसरी बात यह है कि जब बर्फ़ के टाइम पर एक जौलजीबी जगह से पैदल जाता था, मैं 60 से 70 किलोमीटर पैदल चलता था, तब जाके मुनस्यारी जगह आती थी। मैं अपने चाचा और चाची के साथ रहता था वहाँ, और ऐसी लाइफ बीती। और बचपन में फादर की डेथ हो गई जब मैं 9th में पढ़ता था। मैं आर्मी ऑफिसर बनना चाहता था और NCGC सर्टिफिकेट है मेरे पास और प्री RDC कर रखा है मैंने। फायरिंग में गोल्ड मेडल लिया था मैंने। बट मेरे फादर का ड्रीम था कि बेटा आपको गवर्नमेंट सर्वेंट नहीं बनना, यू बिकम ए माई लॉर्ड, डोंट बिकम ए गवर्नमेंट सर्वेंट, यू बिकम ए माई लॉर्ड। तो इसलिए फिर फादर की डेथ हो गई। उसके बाद जर्नी शुरू हुई। बहुत स्ट्रगल किया। घर से एक कैंटर में बैठ के हम लोग जो है, घर में बताया भी नहीं, माता जी घर में बीमार रहती थी। नैनीताल पहुंच गए, नैनीताल से फिर दिल्ली पहुंच गए। दिल्ली में ट्रेन का टिकट का पैसा नहीं होते थे 80 रुपये, तब 80 रुपये लगते थे काठगोदाम से लखनऊ आने के। वहाँ से लाइफ जर्नी करते करते तब आज मैं इस मुकाम पे पहुँचा। तो मुझे लगता है कि जितना मैंने स्ट्रगल किया है, उतना स्ट्रगल इस दुनिया में किसी ने किया होगा, ऐसा मुझे लगता है। मतलब मैं खुद समझ पा रही हूँ जिस तरह से आप बयां कर रहे हैं कि काफ़ी स्ट्रगल आपने किया। क्या ये मैं मानूं कि यही स्ट्रगल आपको गरीब तबके से, ज़रूरतमंद तबके से, SC ST से कनेक्ट कर पाता है? एक्चुअली मैं इस प्रोफेशन में आया इसलिए, मेरा मोटिव क्या था इस प्रोफेशन में। कोई पैसे कमाने के लिए आता है, कोई इज्जत कमाने के लिए, कोई अलग अलग मोटिव होता है हर किसी का। लेकिन मैंने ये प्रोफेशन पसंद ही इसलिए किया है कि मैं इस देश के लाखों करोड़ों, चाहे वो किसी भी जाति के हों, किसी वर्ग के हों, चाहे वो कोई भी हो, अगर वो डिप्राइव्ड है, गरीब है, निर्धन है, उसकी मदद करना, उसकी हेल्प करना, उसके आंसू पोंछना। कोई गरीब आदमी मेरे पास कर्नाटका से आता है, मेघालय से आता है, महाराष्ट्र से बहुत लोग आते हैं, नांदेड़ से, कहाँ से, उनके अगर आंसू में पोंछ पाया। देखो, सबका भला नहीं कर सकते हम तो दुनिया में किसी सारे लोगों को खुश नहीं रख सकते, बट जितने लोगों का, अगर एक व्यक्ति का भी मैंने आंसू पोंछ लिए, उसको अगर जस्टिस दिलाया, तो मुझे लगता है कि मैंने बहुत बड़ी जंग जीती है। मेरे को बहुत एक अंदर से बहुत खुशी होती है। कई केसों में मैंने सुप्रीम कोर्ट से बेल कराई है। बहुत रियर टू रियर मर्डर केसेस थे। तो उन केसेस में भी मुझे उस क्लाइंट को खुशी होना, उससे ज़्यादा मुझे खुशी होती है। ये 1 रुपए का क्या चक्कर है आपके साथ? 1 रुपए का चक्कर ये है कि मैंने हरीश साल्वे जी को देखा। उन्होंने एक केस लड़ा था, क्योंकि आज की डेट में उनको देश का नंबर 1 लॉयर कहा जाता है, इस दुनिया का, भारत का ही नहीं, पूरी दुनिया का, क्योंकि वो इंग्लैंड में रहते हैं अभी। उनके साथ में मिला और बहुत ही सिंपल व्यक्ति। उन्होंने मुझे बहुत गाइड किया, उन्होंने मुझे अच्छा समझाया। कुछ सेकंड की मुलाकात होती थी, लेकिन बहुत अच्छी मुलाकात होती थी, मतलब कई दिन के दिन बन जाते थे।
तो उन्होंने 1 रुपया लिया था। सुषमा स्वराज मैडम ने अपनी बेटी को बोला, वो जो अभी इलेक्शन लड़ रही है हमारे क्षेत्र से, एमपी का इलेक्शन लड़ रही हैं, बांसुरी स्वराज, तो उनको बोला था सुषमा मैडम ने कि मैंने 1 रुपये का चेक जो है, मुझे 1 रुपये का जो है सिक्का, चांदी का सिक्का मुझे उनको देना है बना के। तो तब से मैंने डिसाइड किया कि मैं जितने भी लेक्चर दूंगा इस भारतवर्ष में, वो लेक्चर में मैं 1 रुपये का चेक लूँगा। और मैं अभी उत्तराखंड के जो ऋषिकेश में एक हमारा नरेंद्र नगर है पुलिस एकेडमी, वहाँ पर सारे एपीओ को पढ़ाया मैंने, 1 रुपये का चेक लिया। मैंने सारे वहाँ के आईपीएस ऑफिसर्स को पढ़ाया, उनमें डीएसपी रैंक के ऑफिसर थे, इंस्पेक्टर रैंक के, 1 रुपये का चेक लिया। मैंने जम्मू एंड कश्मीर राइफल्स के सारे हजारों, मतलब 1,500 से 2,000 जवानों को लेक्चर दिया जबलपुर में, 1 रुपये का चेक लिया। तो और मैंने उत्तराखंड के फॉरेस्ट ऑफिसरों को पढ़ाया, 1 रुपये का चेक लिया। मैंने नेशनल जुडिशरी एकेडमी में सीबीआई जजों को पढ़ाया, 1 रुपये का चेक लिया। तो मेरे को 1,000 1 रुपये के चेक कलेक्शन करना है, ये मेरा ड्रीम है। और उत्तराखंड सरकार का, जब मैं डिप्टी एडवोकेट जनरल था, अभी तो मैं उत्तराखंड गवर्नमेंट के बहुत सारे केसेस, एक्चुअली जब आप सरकारी वकील होते हो, डिप्टी एडवोकेट जनरल होते हो, तो आप सरकार की तरफ से गरीबों के केस नहीं लड़ सकते, आप उनके खिलाफ नहीं लड़ सकते। और इतने गरीबों के केस आ गए, मुझे लगा मैं पहाड़ से दूर जा रहा हूँ, क्योंकि मैं उनको जस्टिस नहीं दिला पा रहा हूँ। तो इसलिए मैंने अभी मेरे पास 2 राज्य हैं, उत्तराखंड राज्य को मैंने ड्रॉप कर दिया। तो मेरे पास अभी छत्तीसगढ़ है, और आपका छत्तीसगढ़ राज्य का मैं स्पेशल काउंसिल हूँ, गवर्नमेंट लॉयर हूँ, और मैं मध्य प्रदेश राज्य का गवर्नमेंट लॉयर हूँ। तो और मुझे एक भारत सरकार मुझे एक बहुत बड़ा पद भी देने वाली है, अभी मैं डिस्क्लोज़ नहीं करूँगा उसको, आने वाले भविष्य में आपको पता चल जाएगा, अभी न्यूज़ में तो आ चुका है वो। तो इसलिए मैंने उत्तराखंड राज्य के जितने भी लोग आते हैं, क्योंकि देखो मेरे पास जो लोग आते हैं वो उन जंगलों कंदराओं के लोग हैं, आज जहाँ पानी नहीं है, बिजली नहीं है, जहाँ की हालत बहुत बुरी है, जहाँ पर टीचर ही नहीं है, और जो है अल्ट्रासाउंड मशीन नहीं है, डॉक्टर्स नहीं है, मतलब इतनी बुरी हालत है, मैं आपको बता नहीं सकता, इमेजिन नहीं कर सकता। मैं अभी बोना गांव गया, मैं अभी उसके तोमिक गांव गया, रोड ऐसी है कि अगर हल्का सा टायर इधर हो गया तो खाई में चले जाएगी गाड़ी। हम कह सकते हैं कि आप ऐसे लोगों के केसेस या ऐसे लोगों के काम बनाने में लगे रहते हैं जिनके पास मानवीय सुविधाएं भी नहीं है, मूलभूत सुविधाएं भी नहीं है, और ऐसे में वो लोग जब कानूनी चक्रों में या कानूनी पचड़े में पड़ जाते हैं तो उनके लिए ये लड़ाई वाकई में बहुत टफ होती है, जिसमें आप उनकी मदद करते हैं। बिल्कुल, ये तो आपने अपने बारे में बहुत ही सुंदर तरीके से बताया। मैं तो खुद बहुत इम्प्रेस्ड हुई आपसे ये सब चीज़ें सुन के कि आप इतने सोशल काम में लगे हुए हैं। सुप्रीम कोर्ट के वकील होने के नाते आपकी ये कोशिश रहती है कि आप किस तरह से एक गरीब आदमी से या ज़रूरतमंद की आप कानूनी तौर पे मदद कर सकें। इसी के साथ, जैसे कि मैंने शुरुआत में भी बोला, राजनीतिक माहौल इस समय अपने चरम पर है। आप भी जानते हैं कि जल्द ही देश में चुनाव होने वाले हैं। ऐसे में कई ऐसे मुद्दे हैं जो विवादित हैं। मैं सबसे पहले आपसे जानना चाहूँगी, जिस तरह की छींटाकशी हमारी संवैधानिक संस्थाओं को लेकर होती है, चाहे वो ईडी हो चाहे वो सीबीआई हो, आप इसे कितना जस्टिफाई मानते हैं? जिस तरह के आरोप हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट पे या हमारे प्रधानमंत्री पे लगते हैं, वो कितने उचित हैं? एक्चुअली जहाँ तक बात है प्रधानमंत्री जी की, मैं पहले मुझे लगता था कि इतना सारा रेवोल्यूशन आएगा देश में प्राइम मिनिस्टर मोदी जी के आने से, इसलिए पहले मैं न्यूट्रल था। लेकिन जब मैंने देखा गडकरी जी ने मेरे गांव तक रोड पहुंचा दी, मतलब ऐसी रोड पहुंचाई कि स्विट्ज़रलैंड से ज़्यादा खूबसूरत रोड पहुंचाई, मतलब जो अनइमेजिनेबल था। हम लोग, मैं विस्तार से बात करूं, जी, हम लोग हल्द्वानी से दिल्ली आने के लिए गांव कहाँ से आते थे, और मतलब कई वर्ष लग जाते थे, 1 किलोमीटर रोड भी कंप्लीट नहीं होती थी। ये जो है कांग्रेस गवर्नमेंट में। आज की डेट में दिल्ली से अगर हम गाड़ी स्टार्ट करता हूँ, मैं, मेरे पास S क्लास गाड़ी है, मैं अपने गांव में इसलिए ले जाता हूँ कि गांव के लोग मेरे को देखें और मेरे फटे हुए चप्पलों को देखें और आज S क्लास गाड़ी देखें, तो उनको लगे कि अरे हम भी यहाँ तक पहुँच सकते हैं। मतलब लीगल प्रोफेशन में लोग आएँ ज़्यादा से ज़्यादा, और उनको बड़ा प्राउड होता है, और हज़ारों बच्चे सेल्फी खींचते हैं जब मैं S क्लास गाड़ी वहाँ पर ले जाता हूँ। तो पहाड़ों में, तो मैं वहाँ तक पहुँचाया मैंने। बहुत काम हुआ है, मतलब अनइमेजिनेबल काम हुआ है इस गवर्नमेंट में। इसलिए मैंने अपना जो सोच विचारधारा, मुझे लगा कि ये गवर्नमेंट बहुत काम करने वाली है, तो इसलिए मैं जितने भी मैटर्स होते हैं, जितने भी केसेस होते हैं, मुझे बड़ा प्राउड है कि हमारे देश के प्राइम मिनिस्टर जो है नरेंद्र मोदी जी हैं, और अमित शाह जी यहाँ के होम मिनिस्टर हैं। और रही बात ईडी की, मैं ये मानता हूँ कि ईडी, सीबीआई
ये पहले भी थी, ऐसा तो है नहीं कि अभी अचानक से आ गई हूँ। और आज की डेट में अगर ईडी किसी की जांच करती है, वो चाहे किसी भी पार्टी का हो, आप चाहे आज की डेट में, मैं अभी देख रहा था बीजेपी की वेबसाइट देख रहा था, उसमें उन्होंने डिक्लेयर किया है, हर एमपी ने, उत्तराखंड के हर एमपी ने जो है साइन करके लिखा है, वो उन्होंने पब्लिकली दिया है अपनी वेबसाइट में कि मेरे खिलाफ भारत में कोई केस रजिस्टर्ड नहीं है और ना कोई मुकदमा चल रहा है। ये लिख के दिए हैं मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जो इलेक्शन लड़ रहे हैं उन्होंने। तो मोदी जी का ये कहना था, एक मामला था जिस केस में मैं मेनका गांधी जी के केस में उनके खिलाफ एक गलत एफआईआर हुई थी जब मुलायम सिंह की सरकार थी, तो हमने वो केस विड्रॉ करने के लिए मैं पीलीभीत गया और मैंने बहुत प्रयास किया और वो मैटर विड्रॉ हो गए, जितने भी मैटर्स थे जिसमें कि इलीगल एफआईआर्स थी, कोई मतलब नहीं बनता उसका। तो मुझे ये लगा कि बीजेपी ने, जब बीजेपी गवर्नमेंट में आई थी, उन्होंने सारे एमपीज को एक मैसेज दे दिया था कि आप अपने केसेस निपटाओ, अदरवाइज बीजेपी आपको निपटा देगी। ये बीजेपी ने अपने एमपीज को ये ऐसा बोला, ऐसा मैंने सुनने में मुझे आया। इट मींस बीजेपी चाहती है कि जितने उनके एमपीज हैं और अदर एमपीज हैं जो गलत कर रहे हैं, उनके घर में ईडी जाएगी, चाहे वो बीजेपी हो कोई भी हो। और रही बात जहां केजरीवाल सरकार है, चाहे वो कांग्रेस सरकार हो, अगर आपको लगता है कि कोई गलत कर रहा है तो आपके पास ऑप्शन है जुडिशरी भाई, कल के दिन आप हाईकोर्ट में जा सकते हैं कि साहब इसकी सीबीआई जांच करो, इस एमपी जो है बीजेपी का, इसके खिलाफ सीबीआई जांच करो। आप, भारत का हर नागरिक हाई कोर्ट जा सकता है अगर आपके पास एविडेंस है तो। हर नागरिक सुप्रीम कोर्ट जा सकता है, रेट पिटीशन फाइल कर सकता है। हर नागरिक एफआईआर कर सकता है कि साहब ये एमपी गलत है। तो ये तो दोनों तरफ खुले हैं। देखो, जुडिशरी एक न्यायपालिका, निष्पक्ष न्यायपालिका। मनोज जी, आप खुद ट्राइबल एरिया से हैं, SC ST के लिए आपने खुद बहुत काम किया है। हमारी जो गवर्नमेंट है, अभी जो मोदी सरकार है, उसके लिए भी ये माना जाता है कि उसने SC ST दलितों के लिए बहुत काम किया है। क्या आप इस बात को मानते हैं कि गवर्नमेंट ने काम किया है या फिर सिर्फ हवाई और ये सब चुनावी बातें हैं? यस ज्योति जी, बहुत अच्छा क्वेश्चन किया आपने। हाँ, क्योंकि अक्सर मोदी जी कहते हैं कि जिसको किसी ने नहीं पूछा मैंने उसको पूजा है। बहुत बढ़िया, वो अक्सर ये बात कहते हैं। जी, जी। तो ये कितनी जस्टिफाई है या आप इसको कितना सही मानते हैं? मैं आपको आंखों देखा हाल बताता हूँ। मैं खुद आई विटनेस हूँ। आई विटनेस से बढ़िया तो कोई बता नहीं सकता है। मैं लंदन गया था। लंदन में जहाँ डॉक्टर BR अम्बेडकर जी का घर था, जिस घर में वो रहते थे, वो घर में मैं गया, उस घर के अंदर भी गया, वो घर देखा मैंने। वो घर नीलाम हो रहा था। वहाँ पर गौतम चक्रवर्ती जी हैं, लंदन में रहते हैं, और हमारे बॉम्बे में एक डॉक्टर कदम भी हैं, डॉक्टर कदम साहब हैं, वो कर रहे हैं। गायकवाड़ जी रिटायर IAS थे। इन लोगों की एक टीम है जो इंटरनेशनल डॉक्टर अम्बेडकर एसोसिएशन ऑर्गेनाइजेशन, इंटरनेशनल डॉक्टर अम्बेडकर ऑर्गेनाइजेशन से जुड़ी हुई है। और राजू कामले जी भी थे जिनकी डेथ हो गई। उन्होंने बहुत काम किया, पूरे दुनिया में काम किया, जो अम्बेडकर जी के मिशन को पूरी दुनिया तक पहुंचाया। तो वो घर नीलाम हो रहा था। आप सोचिए, आपका घर नीलाम हो आपके दादाजी का, कैसा फील होगा आपको? जी। होगा नहीं होगा? वो एक टीम जो है UK से मेरे पास आई, दिल्ली में कई राजनेताओं के पास गए, लेकिन किसी ने वो घर नहीं खरीदा। एक बार नीलामी का नोटिस लगा, फिर भी नहीं खरीदा। दोबारा नीलामी का नोटिस लगा, फिर भी नहीं खरीदा। लास्ट में बड़ी मुश्किल से, जो मुझे नॉलेज है, जो मुझे पता है, वो अजीत डोभाल जी के पहल करी और तब जाके मोदी जी से ये लोग मिले। मोदी जी तक मैसेज गया कि डॉक्टर बाबा साहब जिस घर में रहते थे, और ये जितने ST SC लोग हैं, ये अलग अलग सब कास्टों में बटे हैं, लेकिन ये अपना मसीहा डॉक्टर BR अम्बेडकर जी को मानते हैं, क्योंकि 5000 सालों से जो गुलाम लोग थे उनकी गुलामी खत्म करी डॉक्टर BR अम्बेडकर जी ने। कॉन्स्टिट्यूशन में उनको जो है कॉन्स्टिट्यूशन में उनको अपॉइंटमेंट में रिजर्वेशन देके तब जाके ख़त्म हुई, और संविधानिक में अनटचेबिलिटी को लेके आए। तो जब ये डॉक्टर BR अम्बेडकर जी का घर नीलाम हो रहा था, पूरा भारतवर्ष का हर ST SC व्यक्ति रो रहा था, मातम मना रहा था। वैसे वक्त पे कोई भी पार्टी ने वो घर खरीदा नहीं। ना आम आदमी पार्टी आज डॉक्टर अम्बेडकर जी और भगत सिंह की फ़ोटो लगा के लगा के घूम रहे हैं, लगाते हैं अपने रूम में, ना उन्होंने खरीदा, ना कांग्रेस ने खरीदा। सबके पास गए लोग, सबको रिक्वेस्ट करी। लास्ट में मोदी जी तक पहुँचे। मोदी जी ने एक फ़ोन किया फडणवीस जी को, एक आंखों देखा हाल बता रहा हूँ, और फडणवीस जी ने, पूरी टीम गई वहाँ की और वो घर खरीदा, और मोदी जी ने खुद उसका इनॉग्रेशन किया। और आज उन्होंने वो घर खरीद के अपना पास नहीं रखा, वो एक जो है पब्लिक के लिए खोल दिया, संग्रहालय बना दिया गया। लोग जो है घर खरीदते हैं, उसमें अपना रहते हैं। राजा का आदमी घर खरीदता है, खुद रहता है उसमें।
लेकिन ये महान काम मोदी जी ने किया। दूसरा मैं इंसिडेंट बताता हूँ आपको। सुप्रीम कोर्ट में कई वर्षों से ये कोशिश कर रहे थे कि वहाँ पर एक डॉक्टर BR अम्बेडकर जी का स्टैचू लगना चाहिए, क्योंकि पहले लॉ मिनिस्टर वो हैं और भारत का संविधान उन्होंने लिखा है, सिंगल मैन लिखा है। आज भी वो टाइपराइटर चिंचोड़ी करके एक जगह नागपुर में, वहाँ जिंदा है वो टाइपराइटर, आप जाके छू सकते हो, मैंने भी छुआ था वो टाइपराइटर। अर्जुन राम मेघवाल जी हैं जो लॉ मिनिस्टर हैं, उन्होंने वो मिले चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जी से, उनको अर्जुन राम मेघवाल जी लॉ मिनिस्टर साहब ने बोला कि आप वहाँ पर स्टैचू लगवाना चाहता हूँ, मेरा सपना है वहाँ पर स्टैचू लगे। ये बात चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने कॉन्फ्रेंस में ये एक्सेप्ट करी है, तब जाके वो स्टैचू लगा। ये मोदी जी और अर्जुन राम मेघवाल जी का सपना था, वहाँ स्टैचू लगे, उनकी पहल थी। और आज की और उस पहल को इम्प्लीमेंट करने वाले रात के 3 बजे रात तक वहाँ पर खड़े होके वो स्टैचू को लगवाने वाले चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जस्टिस DY चंद्रचूड़, उन्होंने ये स्टेप लिया। और जस्टिस गवई भी थे, जस्टिस संजीव खन्ना भी थे उनकी टीम में, उन्होंने किया। लेकिन पहल की शुरुआत इस गवर्नमेंट ने करी, बीजेपी गवर्नमेंट ने करी, अर्जुन राम मेघवाल जी ने करा। और अर्जुन राम मेघवाल जी का ये कंट्रीब्यूशन मैं आपको बताऊं, ऐसा स्टैचू बना है वहाँ पर जो दुनिया में अद्भुत स्टैचू है, वैसा स्टैचू आपको वर्ल्ड में कहीं नहीं मिलेगा, वो स्टैचू बना हुआ है। थोड़ा सा प्रॉब्लम है कि उसके अंदर नहीं जा सकते आप, क्योंकि वो प्रेमाइसेस के हाईटेक सिक्योरिटी के अंदर है वो, ये थोड़ा प्रॉब्लम है। अब दूसरी बात ये है, अभी अर्जुन राम मेघवाल जी का ये सपना है कि मेरी जो डिस्कशन हुआ था उनसे, कई बार मुलाकात हुई, उनके घर में ब्रेकफास्ट भी किया मैंने, हमारे लॉ मिनिस्टर के घर में। उनका सपना है कि हर हाई कोर्ट में ये हम लोगों ने भी बोला है उनको कि हर हाई कोर्ट में ऐसा स्टैचू लगे, ताकि हाई कोर्ट में ज़्यादा एट्रोसिटी रहती है, फिर वो सुप्रीम कोर्ट में जाती है, डिस्ट्रिक्ट कोर्टों में ज़्यादा एट्रोसिटी है, वहाँ पर ज़्यादा केसेस आते हैं, कुछ केस तो सुप्रीम कोर्ट पहुँच ही नहीं पाते हैं। तो मेरा ये मानना है, दूसरा काम। तीसरा काम, जितनी भी योजनाएं हैं, हर घर जल, हर घर नल, ये योजना किसके लिए है? कौन है गरीब? ये इस देश का ST SC है, उसके लिए योजना है। हर घर में टॉयलेट बनना चाहिए, ये किसके लिए योजना है? ये हर घर के ST SC के लिए योजना है, क्योंकि ST SC व्यक्ति ही स्लम में रह रहा है, गरीबों में रह रहा है। कुछ ही % लोग हैं जो अदर कम्युनिटी के लोग गरीबी रेखा में रह रहे हैं, लेकिन ST SC लोग, आदिवासी लोग आज भी वैसी जगह में रह रहे हैं, उनके लिए है हर घर टॉयलेट। और आयुष्मान योजना किसके लिए है? इस देश के ST SC लोगों के लिए है। और उज्ज्वला योजना किसके लिए है? कौन है वो लोग जिनके घर में गैस नहीं है? वो ST SC लोग हैं, उनके लिए योजना है ये। और दूसरी बात, जितने भी ये जो लोग भर्ती हो रहे हैं अग्निवीर, कौन लोग हैं ये भर्ती हो रहे हैं? ये वही ST SC लोग हैं जो बेचारे आज लाखों लोग बेरोजगार पड़े हैं, ये योजना उनके लिए है। तो जितनी भी योजनाएं हैं धरातल पे काम हो रही हैं आज की डेट में, जो हुई हैं, आज पहाड़ों में, जंगलों, कंदराओं में भी, हमारे पहाड़ों में भी आज गैस पहुंच गया, नल पहुंच गया, पानी पहुंच गया। ऐसे ऐसे स्रोत हैं हमारे पहाड़ों में जो स्रोतों में कभी पानी सपने में भी नहीं आ सकता था, वहाँ भी हजारों लाखों की योजनाएं करके पहुँच पाए। सब जगह नहीं पहुँचा है, लेकिन बहुत काम हुआ है। और ये काम हुआ है, गांव गांव रोडें, कौन से गांव हैं ये ST SC के गांव हैं जहाँ पर रोडें नहीं पहुँची हैं। अभी बहुत सारे उत्तराखंड में गांव SC के ऐसे हैं जहाँ पर रोड नहीं पहुँची। मैं वो पूरा प्रोजेक्ट बना के अभी नई गवर्नमेंट मैं दूंगा, अभी जब मोदी गवर्नमेंट दोबारा से आएगी। तो ये प्रॉब्लम्स, जितनी भी योजनाएं हैं, वो प्राइम मिनिस्टर मोदी जी की योजनाएं हैं, वो सब ST SC के लोग हैं। और दूसरी बात, जो जहाँ पर बाबा साहब अम्बेडकर जी दिल्ली में रहते थे, वहाँ पर क्या भव्य बनाया है, कॉन्स्टिट्यूशन की बुक की तरह बनाया, कभी आप जाके देखिए। वो किसके लिए है? डॉक्टर अम्बेडकर जी के लिए। और जितना जो भी एक ली मेरिडियन होटल है यहाँ पर, वो दिल्ली के हार्ट में है, इसलिए बहुत ज़्यादा चलता है, बहुत हाईटेक ली मेरिडियन। उसके बगल में बड़ी बिल्डिंग बना दी, अम्बेडकर सेंटर बना दिया। उसके इनॉग्रेशन में मैं भी गया था, तब थावरचंद गहलोत जी जब मिनिस्टर थे, मैं गया था उसमें। मुझसे मेरी मुलाकात भी हुई मोदी जी से उस कार्यक्रम में, थोड़े विदिन ए सेकेंड। उस कार्यक्रम में इतना बड़ा बना दिया कि वर्ल्ड की सारी कॉन्फ्रेंस उधर ही होती है, वो बना के दिया है। विज्ञान भवन में नहीं होती है, वहाँ कॉन्फ्रेंसेस होती है। तो इतना हाईटेक बना के रख दिया वो। और दूसरी बात यह है कि जितना भी अभी इंदू मिल का प्रोग्राम है, कब से पड़ा हुआ था, कई वर्षों से इंदू मिल, वो हाईटेक बनने जा रहा है।
और कीर्ति सोलंकी जी हैं जो अभी इससे पहले भी जो हमारे पार्लियामेंट्री कमेटी के उसमें चेयरमैन थे, उन्होंने अभी जहाँ बाबा साहब अम्बेडकर प्रिंसिपल रहे, जहाँ के वो गवर्नमेंट लॉ कॉलेज मुंबई का था, उसमें पूरा उसको हाईटेक बना दिया। तो बहुत बहुत काम किया है इस गवर्नमेंट ने ST SC लोगों के लिए। बस ये बात उन ST SC लोगों तक पहुंचानी पड़ेगी। आप खुद मानते हैं कि मोदी सरकार में बहुत काम हुआ है। किस तरह के डेवलपमेंट आप अपने स्टेट में, जिस सीमांत इलाके से आप उत्तराखंड में आते हैं, किस तरह का डेवलपमेंट तब से अब तक आप देख पा रहे हैं, और आपको लगता है क्या आपके इलाके में भी धामी गवर्नमेंट ने काम किया है? धामी जी और मुझे ये मेरा सौभाग्य है कि हम लोग साथ में लखनऊ में थे, और तब वो ABP में थे लखनऊ में। हम लोग लखनऊ यूनिवर्सिटी से पढ़े हैं, और मैं उनके हॉस्टल में जाता था, हम लोग साथ में रहते थे और बड़ा मज़ा आता था। धामी जी के साथ मुझे टाइम बहुत बिताने का मौका मिला। लखनऊ विश्वविद्यालय से, एक ही कॉलेज से, एक ही यूनिवर्सिटी से थे हम लोग, एक यूनिवर्सिटी से थे हम लोग, लखनऊ विश्वविद्यालय से। तो उन्होंने जो एंट्री ली, तो एक अचानक से यूथ में एक जो है, मतलब यूथ जो है सुपर एक्टिव हो गया वहाँ उत्तराखंड का। और जो ये UCC लेके आए, उससे हर उत्तराखंड के व्यक्ति को एक गर्व है। हम लोग पूरी दुनिया में, क्योंकि हम जब अमेरिका, लंदन, जर्मनी जाते हैं तो हम बोलते हैं हम उत्तराखंड के हैं, हमें बड़े छाती चौड़े होके बोलते हैं हम कि हम UCC आया है, तो पहले हमारे उत्तराखंड में आया, और उत्तराखंड में धामी जी UCC लेके आए। ये जो बहुत बड़ा अचीवमेंट। आप एक कानून के जानकार होने के नाते, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के आप सरकारी वकील हैं, आप UCC को उत्तराखंड में सही ठहराते हैं, लेकिन वहीं धामी सरकार के विरोधी ये मानते हैं कि मुद्दे भटकाने के लिए, ज़रूरी मुद्दों से ध्यान भटकाने के लिए UCC गवर्नमेंट लेकर आई है। ये आरोप कितने सही हैं? देखो, विपक्ष का काम क्या है? हर चीज़ में देखो, विपक्ष एक आइडियल विपक्ष होता है। आइडियल विपक्ष क्या होता है कि जो जेन्युइन चीज़ है उसको अप्रिशिएट करना, जो चीज़ गलत है उसको गलत को ये गलत है क्रिटिसाइज करना। लेकिन ये जो गवर्नमेंट, ये जो अपोजिट विपक्ष है आज की डेट में 2024 में, वो गलत चीज़ को भी जो है गलती बोलती है, सही चीज़ को भी गलती बोलती है। ये उनकी एक आइडियोलॉजी है। लेकिन UCC जो भारत में आया है, और जो इस देश में वन नेशन वन इलेक्शन जो आया, ये देश में एक बहुत बड़ा पैसा बचाएगा, फंड बचेगा। क्योंकि यानी कि आप इसे एक बड़े रिफॉर्म की तौर पे देखते हैं? यस, देखो, हमारा पैसा बचेगा, हमारा टाइम बचेगा, हमारा एनर्जी बचेगी, हमारा मैन पावर बचेगा, एक सिस्टम रहेगा और इक्वलिटी आएगी। क्योंकि अब मुस्लिम लॉ के लिए अलग जगह जाना, हिंदू लॉ के लिए अलग जगह जाना, उनके लिए अलग कोर्ट, इनके लिए अलग कोर्ट। ये जो सिस्टम जो ये सिस्टम इतने सालों से जो दीमक खाया हुआ है, जो बिल्डिंग है, जो इतनी जगह जो है बहुत प्रॉब्लम्स हैं, इसको एक नई जो है पार्लियामेंट की तरह इस देश को भी नया बनाना पड़ेगा हमको। एक नई एनर्जी देनी, नई जैसे पार्लियामेंट नया बना है, हाईटेक पार्लियामेंट बना है हमारा भारत का। आज हम अमेरिका, लंदन, जर्मनी से ज़्यादा हाईटेक हमारा पार्लियामेंट है। वैसे ही ये देश भी हाईटेक देश बनाने की ज़रूरत है, और वो काम ये मोदी गवर्नमेंट ही कर सकती है। चलिए, बहुत ज़्यादा विश्वास आपका मुझे मोदी गवर्नमेंट पे लग रहा है, लेकिन आपके राज्य यानी कि उत्तराखंड की अगर मैं बात करूं, 5 लोकसभा सीटें यहाँ पर हैं जी। क्या लगता है, क्या ये 5 ही सीटें, जिस तरह का कामकाज है या जिस तरीके से वोटर्स को इन्फ्लुएंस करने की कोशिश की जा रही है, ये BJP के खाते में आएंगी? और साथ ही जो मेरा इससे जुड़ा हुआ सवाल है, क्यों सिर्फ मोदी के नाम पर ही वोट मांगना लोकसभा प्रत्याशियों का, ये कितना उचित है? अगर आपने अलायंस में गवर्नमेंट बना भी थी, फॉर एग्जांपल आप इमेजिन करिए, तो कोई बोलेगा मेरे को MP नहीं बनाया, मेरे को मिनिस्टर नहीं बनाया, वो नाराज हो जाएगा, वो बगावत कर देगा, दूसरा बगावत, तीसरा बगावत, चौथा बगावत, 5वां बगावत। आप अपने MPओं को समझाने में ही आपकी पूरे 5 साल खत्म हो जाएंगे, पूरी एनर्जी उसी में ही लग जाएगी। मतलब MPओं को समझाने में, उनको बताने में ही आपका पूरा लाइफ कोलैप्स हो जाएगी। ये हाल है जी। और अदर गवर्नमेंट्स का। जी, ये मैं आपको रियलिटी बता रहा हूँ, मैं किसी गवर्नमेंट के खिलाफ नहीं हूँ, मैं रियलिटी बता रहा हूँ आपको। तो ये गवर्नमेंट ये है कि एक व्यक्ति, देखो सुप्रीम कोर्ट में भी चीफ जस्टिस एक है, इस देश का चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ भी एक है, इस देश का चीफ इलेक्शन कमिश्नर भी एक है। एक व्यक्ति जो होता है तो एक सिस्टम चलता है। तो मोदी सरकार में मोदी जी और अमित शाह जी जो डिसीजन लेते हैं वो सारे MP को मान्य होते हैं, क्योंकि वो मुखिया हैं पूरे सिस्टम के। तो इस वजह से जो डिसीजन आएगा वो एक व्यक्ति को लेना है, और जो डिसीजन आने वाला है मुखिया को लेना है। तो जिस कारणवश सारे लोग उसको ओके इसलिए करते हैं,
उनको यस करते हैं। और किसी एमपी को ऑब्जेक्शन होता है तो वो एक अपनी कोर अलग मीटिंग करते हैं कि भाई तुम्हें ऑब्जेक्शन है तो यही बता दो, कि पब्लिक के सामने अगर आप कुछ बोलोगे तो उससे गलत मैसेज जाएगा। तो उनके आपस में मीटिंग होगी और जनरली जो मुखिया ने जो बोल दिया, देखो आप कितनी बड़ी बात है, तो आला कमांड जो वर्ड है, इसलिए लोग वोट वो उस एमपी के साथ साथ मोदी को देते हैं, क्योंकि डिसीजन मेकिंग आला कमांड होगा। वो तो सोल्जर्स है सिस्टम में, डिसीजन कौन करेगा? सेनापति करेगा। सेनापति से परमिशन, जैसे एक जिले में अगर कोई जानवर ने कोई आतंक मचा दिया या कहीं पर 144 लागू करनी है तो फाइनल डिसीजन डीएम को लेना पड़ता है। और वहां पर हालांकि सिपाही सोल्जर है काम करने वाले, लेकिन डिसीजन कौन लेता है? सीआरपीसी में वो लेता है डीएम। डिसीजन कौन लेता है? एसपी लेता है। तो वैसे ही ये इस पार्लियामेंट का ये बहुत बड़े गर्व की बात है हमारे देश के लिए कि यहाँ पर जो हाई कमांड है उसका डिसीजन सर्वोपरि होता है। यानी कि आप ये मानते हैं कि देश की जनता को ये पता है कि उसका प्रधानमंत्री कौन होने वाला है और उन्हीं के ही नाम पर वोट पड़ना उचित है, इसीलिए पड़ता है, इसीलिए चाहे प्रत्याशी कोई भी हो। भी। मेरा जो अगला सवाल आपसे है वो ये बताइए कि सीएए, इसको लेकर भी काफी विवाद हो रहा है, इसकी टाइमिंग को लेकर सबसे बड़ा विवाद हो रहा है। पहले तो मैं व्यूअर्स के लिए आपसे ये समझना चाहूंगी, ये सीएए को लेकर विवाद क्यों? एक कानून के जानकार के तौर पर मैं आपसे व्यूअर्स के लिए जरूर समझना चाहूंगी कि ये विवाद क्यों? क्योंकि कुछ लोग पाकिस्तान में रह रहे हैं, कुछ अलग जगह रह रहे हैं, कुछ वो रह रहे हैं, वहां प्रताड़ित लोग हैं। जो प्रताड़ित हैं, नंबर एक प्रॉब्लम ये है। दूसरी प्रॉब्लम ये है कि भारत में कई वर्षों से लोग रह रहे हैं जिनको यहाँ की नागरिकता नहीं मिली, और उनको पानी मिल रहा है, बिजली मिल रहा है, खाना मिल रहा है, सब कुछ मिल रहा है, बट वो नागरिकता नहीं मिल रही है उनको। और नागरिकता एक ऐसा इंपॉर्टेंट रोल अदा करता है जिससे आपकी जनगणना होती है, और उस जनगणना से आपका सेंसर बनता है, और उस सेंसर से आप पूरी दुनिया में देश को रिप्रेजेंट करते हैं कि इतने लोगों का भारत है, यहाँ पर इतना बजट होना चाहिए, और इतने लोगों का भारत है। यूएनओ भी बोलता है इतना बजट, इतने लोगों का भारत है, इतने बेरोजगार है, इसलिए सबसे ज़्यादा काम यहाँ पर करो, इन जगह पे करो, क्योंकि यूएन का काम है जहाँ पर जो देश जो डिप्राइव्ड है, जहाँ पर कमी है, उनको फुलफिल करना, ताकि पूरे दुनिया को आगे बढ़ाना। तो जनगणना के बेसिस पे जब वो लोग देश में रह रहे हैं, उनके पास नागरिकता नहीं, कितना बड़ा इनजस्टिस है उन लोगों के लिए। तो इस वजह से ये सीएए आया। जो भी व्यक्ति, हालांकि नागरिकता पहले भी मिलती थी, पहले अप्लाई करते थे, अदनान स्वामी को नागरिकता मिली, औरों को लेकिन मिली। जो विवाद है वो ये है कि सिर्फ 6 धर्मों को ही क्यों इससे जोड़ दिया गया? यस। तो जो विवाद है ये 6 धर्मों को लेकर खास मुस्लिम धर्म नहीं है, मुस्लिम नहीं है जी, वेरी सिंपल। हाँ। तो मुस्लिम धर्म इसलिए नहीं है क्योंकि पाकिस्तान में जो हिंदू लोग, पाकिस्तान देखो मुस्लिम कंट्री है, वहाँ पर जहाँ पर मुस्लिम कंट्री है वहाँ पर मुस्लिमों पर अत्याचार नहीं होता है, वहाँ पर हिंदुओं पर अत्याचार होता है। वो वहाँ का प्राइम मिनिस्टर, भारत का में तो कोई भी प्राइम मिनिस्टर बन सकता है, भारत का कॉन्स्टिट्यूशन है, वहाँ पर तो प्राइम मिनिस्टर एक, वहाँ पर इस्लामिक लॉ चलता है, इस्लामिक कंट्री है वो, तो वहाँ पर डिप्राइव्ड कौन होगा? हिंदू लोग डिप्राइव्ड होंगे, जो वहाँ पर सिख लोग हैं वो डिप्राइव्ड होंगे, वहाँ पर बुद्धिस्ट लोग रह रहे हैं वो डिप्राइव्ड होंगे, वहाँ पर जो जैनी हैं वो डिप्राइव्ड होंगे। हमने उन लोगों के लिए एक प्लेटफॉर्म दिया है, उन लोगों को भारत ने प्लेटफॉर्म दिया, तो उसमें गलत क्या है? तो आप क्या मुस्लिमों के लिए यहाँ कुछ संदेश देना चाहेंगे, क्योंकि उनके ही बीच इस तरह का मैसेज ज़्यादा दिया जा रहा है कि सीएए को इस तरह से जोड़कर देखा जा रहा है कि आपकी जो नागरिकता है वो आपसे छिन जाएगी, खासकर ये भ्रम मुस्लिमों के बीच ही फैलाया जा रहा है। देखिए, तो उसके लिए आप कुछ मैसेज देना चाहेंगे? अंग्रेजों का एक रूल था, डिवाइड एंड रूल। अंग्रेजों की पॉलिसी क्या थी? आप इन पे फूट करो और राज करो, और वही पॉलिसी आज की डेट में मुस्लिम, देखो मुस्लिम सिस्टम में, मुस्लिम में हर नेता मुस्लिम खराब नहीं होता, अब्दुल कलाम भी मुस्लिम थे। तो मुस्लिमों में कुछ नेता अपनी दाल रोटी पकाने के लिए, क्योंकि मुस्लिमों के साथ लोग जुड़ेंगे क्यों? यूथ क्यों जुड़ेगा? यूथ जिहादी काम क्यों करेगा? क्योंकि वो कुछ नेता ऐसी सिस्टम से हटके बातें करते हैं, इसलिए कई मुस्लिम मॉब उनके साथ जुड़ता है। वो लोग अपनी रोटी पकाने के लिए ये उनको बोलते हैं कि ऐसा नहीं होगा, ऐसा होगा। इससे ही जोड़कर मैं अगला सवाल ज़रूर लेना चाहूँगी। जम्मू कश्मीर से आर्टिकल 370 हटाना, आप इसको किस तरह से देखते हैं और क्या मानते हैं कि ये गवर्नमेंट का एक बड़ा और एक बहुत ही रिफॉर्म की तरफ बढ़ने वाला ये कदम है? ज्योति जी, ये बहुत बड़ा काम हुआ है, बहुत बड़ा। अगर मेरे दिल से आप पूछो, मतलब जम्मू कश्मीर के लिए फायदेमंद सौदा है। देखो, जैसे मेरे पहाड़ में मेरे गांव तक रोड पहुंच गई, हाईटेक रोड पहुंच गई, मैं इतना खुश होता हूं ना जब मैं पहाड़ जाता हूं, मुझे लगता है मैं स्विट्जरलैंड की रोडों में जा रहा हूं, क्योंकि मैं कार ड्राइव करके मैंने पूरे सेनेगन कंट्रीज हैं, स्विट्जरलैंड, बेल्जियम, क्या बोलते हैं वहाँ पर आपका इटली, ये सब एरिया घुमाया मैंने
कार ड्राइव करके। मुझे लगता है मैं स्विट्जरलैंड की रोडों में जा रहा हूँ, जब पहाड़ों में जा रहा हूँ। मैं जब इससे पहले मैं सांबा एक जगह पड़ती है, सांबा, वो जम्मू कश्मीर में, जम्मू में पड़ता है। वहाँ पर मैं वहाँ के आईटीबीपी के जवानों को लेक्चर देने गया। वहाँ बीएसएफ के जवानों से मैं मिला, तो मुझे लगा मैं पता नहीं कहाँ पहुँच गया, मैं किसी दूसरे देश में आया हूँ। और कुछ देश ऐसे हैं भारत में जहाँ पर जाने में डरता है आदमी, खौफ लगता है हमें आज की डेट में जी ना। मुझे लगा मैं पता नहीं किस देश में आ गया हूँ, कहाँ पहुँच गया हूँ, और यहाँ पर लॉ एंड ऑर्डर नहीं है, यहाँ पर लॉ यहाँ का अलग ही है। क्यों? तो इसलिए उस समय की सिचुएशन होगी ऐसी, जब वो सिचुएशन जब 370 लगा। लेकिन ये 370 हटाना मतलब हमने पूरे देश में कश्मीर जैसी खूबसूरत जो जगह है उसको भी मतलब भारत माँ ने अपनी गोद में संभाली। यानी कि आप आज की जरूरत समझते हैं वहां के यूथ के डेवलपमेंट के लिए, वहां से आर्टिकल यूथ है, यूनिवर्सिटी है, फूड है, एजुकेशन है, आपकी लाइवलीहुड है, आपका राइट टू फूड है, राइट टू एजुकेशन है, सब कुछ मिल रहा है आज की डेट में वहाँ। और हर आदमी जो है बिना सोचे समझे जा रहा है वहाँ। इलेक्ट्रल बॉन्ड की हम बात कर लेते हैं, जिसको लेकर इन दिनों काफी विवाद हो रहा है। आपने सारे पॉइंट पकड़ रखे हैं। बिल्कुल भाई, एक कानूनविद को मैं अपने साथ बिठाए हुए हैं, तो बनता है ना कि कानूनी तौर पर उनसे हम विश्लेषण कराएं कि किस तरह से चीजों को सही डायरेक्शन या सही व्यू में देखा जा सकता है। तो चुनावी बॉन्ड पे क्या कहना चाहेंगे? क्यों इतना बवाल मचाया जा रहा है? क्यों इसे कहा जा रहा है कि ये आने वाले समय में एक बड़ा घोटाला बनेगा? देखो, पहली चीज तो ये घोटाला नहीं है, क्योंकि कैश नहीं है अमाउंट। जब कैश कहीं जाता है, कैश कहीं आता है, तब करप्शन होता है, तब घोटाला होता है। ये जो इलेक्टोरल बॉन्ड है, ये इलेक्टोरल बॉन्ड जो है, ये एक जो है अकाउंट से अकाउंट है। ये जो है टोटली वाइट पैसा है। और मैंने एक भारत का बहुत बड़ा केस लड़ा था, MTNL की तरफ से मैंने आर्गू करा था वो मैटर सुप्रीम कोर्ट में, जिसमें बॉन्ड जो है कैनफिना और कैनरा बैंक ने बॉन्ड लिए थे, करोड़ों के बॉन्ड थे। मैंने बॉन्ड को डीपली समझा है, डीपली पढ़ाई करी है, और 2 महीने इस पर रिसर्च किया, तब जाके हम लोग तैयार करते हैं सुप्रीम कोर्ट में अपना आर्गूमेंट। तो इस केस में, बॉन्ड केस में, मुकुल रोहतगी को अपेयर करवाया हमने इसमें गोपाल सुब्रमण्यम को ब्रीफ करवाया, इसमें हरीश साल्वे साहब को ब्रीफ करवाया हमने, और माधवी दीवान मैम को अपेयर करवाया इसमें। हम ये फाइल लेके हमने तुषार मेहता साहब को मैंने खुद अपेयर करवाया इस MTNL वाले मैटर पे। तो बॉन्ड क्या है कि ये मामला ऐसा ज्वालामुखी की तरह ये अचानक से सामने क्यों आया? क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में ये मामला चला जी, और सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस चंद्रचूड़ साहब जो हैं, अभी आज की डेट में सारे सब जानते हैं उनको, ये पहले चीफ जस्टिस हैं भारत के, जिनको गांव, हमारे पहाड़ों में भी, जंगलों कंदराओं के लोग भी जानते हैं उनको। तो उन्होंने ये बोल दिया कि बॉन्ड को आपको ओपन करना पड़ेगा भाई, ऐसे नहीं चलेगा। तो बॉन्ड को जैसे ओपन करा, ओपन पहले नहीं करते थे। क्यों नहीं करते थे? ऐसा नहीं है कि बॉन्ड कांग्रेस के पास नहीं है, बॉन्ड आम आदमी पार्टी के पास नहीं है, बॉन्ड किसी के पास नहीं है, ऐसा तो है नहीं। बॉन्ड का क्या है कि आपने एक अमाउंट, अगर अपने 1 करोड़ रुपए, डॉक्टर मनोज गोरखला को 1 करोड़ रुपए पार्टी को देना है, फंड करना है, दान करना है। देखो, दान तो किसी भी NGO को कर सकते हो, आपको जो अच्छा लगे, आप होप में करो, आप रिलायंस फाउंडेशन में करो, आप किसी में भी आप दान कर सकते हो। तो आपको अगर दान करना है तो आप बॉन्ड ले लो बैंक के, और वो बॉन्ड जो है आप उसके नाम पर दे दो, जिस पार्टी को देना है बॉन्ड देना है। मतलब आपको अपने अकाउंट से ट्रांजैक्शन नहीं करना पड़ेगा, आपको DD नहीं देनी पड़ेगी, मतलब दुनिया भर के और चीज़ों में टेंशन है। चेक दे दिया तो चेक बाउंस हो जाएगा, बहुत सारी चीज़ें। तो बॉन्ड एक सेफ एक ट्रांजैक्शन है, जो ये माना जाता है कि व्हाइट इकोनॉमी को प्रमोट करता है। हजारों करोड़ों में भी बॉन्ड हो सकता है, एक छोटे अमाउंट में भी बॉन्ड हो सकता है। एक व्हाइट पैसे को प्रमोट करना एक बॉन्ड का सिस्टम है। और इससे क्या हुआ, जितना भी इससे हमारी इकोनॉमी आगे कैसे बढ़ी, आज की डेट में पूरी दुनिया में इंडियन इकोनॉमी ऐसे जंप करके ऊपर पहुंची है, और आने वाले भविष्य में 3rd नंबर पे होगी। और वो कैसे हुई? क्योंकि हमने जितना पैसा वाइड वो था, जो पैसा कैश में था, वो सारा डिमोनेटाइजेशन करके आ गया जी अचानक। ये सुप्रीम कोर्ट के जजेस ने भी बोला कि जो काला धन था वो वाइट हो गया जी। और ये जितने ट्रांजैक्शन हो रहे हैं, पेटीएम, ATM, OTM, सारा इलेक्ट्रॉनिक वर्ल्ड चल रहा है आज की डेट में। बॉन्ड बहुत अच्छी चीज़ है, और अब तो सुप्रीम कोर्ट ने बोल दिया आप बॉन्ड ओपन करो, तो सब ओपन कर रहे हैं। ओपन करने से क्या है कि मैं अगर डोनेशन दे रहा हूँ बीजेपी पार्टी को, कल के दिन कांग्रेस, उस स्टेट में कांग्रेस की सरकार आ गई तो वो मुझे टॉर्चर करेंगे। ये थोड़ा सेफ था उन लोगों के लिए, जो सेफ हट गया अभी, यही है। दूसरी बात,
जब से आम आदमी पार्टी के तमाम अच्छा केसेस मुझे पता था आप केजरीवाल जी को लेके जरूर आएंगे। बिल्कुल बनता है ना जी, जी, भाई, मैंने जैसे भी पहले भी जिक्र किया कि एक लॉ एक्सपर्ट मेरे साथ हैं और जितने मेरे व्यूअर्स की जो दुविधाएं हैं, जितने आरोप लगाए जा रहे हैं, उन सबका तो जवाब मुझे आपसे लेना पड़ेगा। तो जब भी हमने देखा कि आम आदमी पार्टी से कोई भी जुड़ा हुआ मामला जब कोर्ट पहुंचा तो आवाजें ये भी आने लगी कि न्यायपालिका खतरे में है, न्यायपालिका खतरे में है। ये कितना सही? न्यायपालिका वाकई में खतरे में है क्या? ईडी सीबीआई की तरह से क्या न्यायपालिका को भी इफेक्ट किया जा रहा है? नहीं, एक्चुअली न्यायपालिका खतरे में है। देखो, मैं जब से देश आज़ाद हुआ तब से लेके आज तक 5 जजों ने भी एक बार बगावत करी, कुछ जजों पे आरोप भी लगे, लेकिन न्यायपालिका जो स्ट्रक्चर है, आज जब न्यायपालिका बनी थी, जब सुप्रीम कोर्ट में कॉन्स्टिट्यूशन लागू हुआ, तब भी सुप्रीम कोर्ट न्यायपालिका उतनी स्ट्रांग थी, और आज उससे बहुत आगे, बहुत ज़्यादा पावरफुल न्यायपालिका है। और ये न्यायपालिका ही है जिसने कि इंदिरा गांधी पे को जो है पीएम पद से हटा दिया। पूरा का पूरा सिस्टम कोलैप्स हो गया कांग्रेस का। ये न्यायपालिका है। इलाहाबाद हाई कोर्ट के जज आज दुनिया में फेमस है। ये न्यायपालिका है जिसने रेलवे स्टेशन पे कोर्ट लगाया। ये न्यायपालिका है जिसने राम मंदिर जैसे, जिसमें मैं भी वकील था, राम मंदिर में जस्टिस किया और इतना बड़ा भव्य राम मंदिर बना। ये न्यायपालिका ही है और कुछ नहीं है। और दुनिया में कोई अथॉरिटी नहीं है आज की डेट में जो कि राम मंदिर के मैटर पे जजमेंट देते हैं। मेरे सामने बहुत सारे चीफ जस्टिस ने बोला मैं सुनेंगे नहीं जी इस मैटर को। मेरे सामने, मैं आई विटनेस हूं, मेरे को 22 साल हो गए सुप्रीम कोर्ट में, उन्होंने कहा हम सुनेंगे नहीं इस मैटर को। लेकिन एक जज ऐसा पैदा हुए जिन्होंने बोला मैं सुनूंगा इस मैटर को, चाहे जो मर्जी हो जाए जी। तो ये न्यायपालिका है। आपको बता दूं मैं, आप तो बहुत ही सीनियर एंकर हैं, मैंने आपको बड़े बड़े नेशनल न्यूज़ चैनल पे देखा हुआ है। ये मेरे लिए भी बहुत गर्व की बात है कि आप मेरा इंटरव्यू ले रही हैं। न्यायपालिका आज की डेट में दुनिया में सबसे पावरफुल जो न्यायपालिका है वो भारत की न्यायपालिका है, सबसे पावरफुल। क्योंकि 140 करोड़ लोगों की उम्मीदें, उनकी सोच न्यायपालिका पे। कल के दिन आपके घर में कोई जमीन नहीं देगा, कुछ मारपीट करेगा, कोई लेडी के साथ बदतमीजी करेगा, तो वो सीधे न्यायपालिका के पास जाएंगे। तो ये न्यायपालिका है। और न्यायपालिका न बिक सकती है, न कमज़ोर हो सकती है, न हिल सकती है, न उसको हिला सकता है, क्योंकि इसका स्ट्रक्चर इतना स्ट्रांग बना हुआ है कि जो मतलब हजारों वर्षों तक स्ट्रांग रहेगा। और नंबर 1 दूसरी बात, केजरीवाल जी की बात बता रहा हूँ। स्टार्टिंग में आए थे, मुझे भी बड़ा अच्छा लगा, और अन्ना हजारे की रैली में मैं भी गया था, मुझे बड़ा अच्छा लगा अन्ना हजारे जी से मिलके। तो पहले स्टार्टिंग में लगा कि हाँ कुछ होगा, लेकिन जब धीरे धीरे, कहते हैं ना सुर सुरा सुंदरी, ये 5000 सालों का इतिहास है, मैं माइथोलॉजी पढ़ चुका हूँ। सुर सुरा सुंदरी के चक्कर में जो पड़ा वो बर्बाद हो गया। तो ये पहले आप जो है देखो, सिंपल सी बात है, मेरे सामने, मैं आई विटनेस हूँ, मेरे सामने आप जो है उसमें चल रहे हैं, वैगनार में आप पैदल चल रहे हैं, आप मफलर बांध रहे हैं, और आज आपने इतना बड़ा घर बना दिया। किससे छुपाएंगे आप? इतना बड़ा घर बना दिया, वहाँ रह रहे हैं आप राजा महाराजा की तरह। और दूसरी बात, आपने शराब की पॉलिसी करी। देखो, उत्तराखंड गवर्नमेंट में हमारे सीएम साहब ने एक सिंपल फंडा कर रखा है, एक सेक्रेटरी बना रखा है आबकारी विभाग, ही विल हैंडल एवरीथिंग, IAS ऑफिसर हैंडल करेगा। आपका ये विभाग है, आप हैंडल करोगे, कोई इंटरफेरेंस नहीं है। इन्होंने क्या कर दिया कि हर जगह अपना इन्वॉल्वमेंट कर दिया। इस वजह से सारी चीज़ें सामने आई। एक बार ईडी ने नोटिस भेजा, नहीं गए आप, दोबारा गया, नहीं गए। रामपाल का एग्जाम्पल है, राम रहीम एग्जाम्पल है। रामपाल जी को कई बार नोटिस हाई कोर्ट ने भेजे, नहीं गए जी आप, अब क्या हुआ, जेल चले गए, राम रहीम जेल चले गए। तो आपको 8 बार नोटिस भेजा, आप वो नोटिस में नहीं जा रहे हो, तो आप भारत के कानून व्यवस्था के खिलाफ, आप उसके बगावत कर रहे हो, उसके खिलाफ, आप उसके खिलाफ बात कर रहे हो। आप अपना मोबाइल का पासवर्ड नहीं दे रहे हो, क्यों नहीं दे रहे हैं आप? और आपको लग रहा है ईडी सीबीआई ये लगे, अरे आपको कोई चीज़, आपको बीजेपी का कोई नेता गलत रखता है, आप हाईकोर्ट जाओ, आप डाटा कलेक्ट करो। आप क्यों नहीं गए हाईकोर्ट की, इनके खिलाफ ईडी जांच करें, इनके खिलाफ सीबीआई जांच करें। सीबीआई तो हर जगह ओपन है। हाईकोर्ट देखो, सीबीआई में जांच करने की पावर सेंट्रल गवर्नमेंट को और दूसरा हाईकोर्ट को है, सुप्रीम कोर्ट को है। आप हाईकोर्ट जा सकते हो, भारत के इतने सारे हाईकोर्ट हैं,
आप हाईकोर्ट डायरेक्शन देगी तो सीबीआई जांच करेगी, हाईकोर्ट डायरेक्शन करेगी तो लेकिन ईडी इस तरह जांच के करेगी। आरोप लगाए जा रहे हैं कि जबरदस्ती केजरीवाल को फंसाया जा रहा है, जबरदस्ती उनके खिलाफ एविडेंस बनाए जा केजरीवाल रहे हैं। जी जबरदस्ती इलेक्शन टाइम में जो है इन्होंने जानबूझ के पहला नोटिस में नहीं गए, दूसरे में नहीं गए, तीसरे में नहीं गए, चौथे में नहीं गए, ताकि इलेक्शन आए और मैं अंदर जाऊं और मेरी सिंपैथी वोट मिले। यानी कि आप ये मानते हैं सिंपैथी के लिए ये सारा खेल है। केजरीवाल जी का एक जो है दिमागी स्टंट था, ये मुझे लगता है ऐसा। सिंपैथी माइलेज लेने की Yes. कोशिश की गई। और पहले भी ऐसी सिंपैथी माइलेज करने के लिए अंदर गए। बेलेबल जो ऑफेंस है, आप बेल बॉन्ड भर दो, नहीं भरूंगा जी मैं जेल जाऊंगा, और जेल चले गए पहले, ताकि लोग जुड़े। तो ये इनका एक दिमागी स्टंट था कि जैसे वो आए फिर मैं जाऊं जी, जज के पास जाऊं, वहां जाऊं, यहां जाऊं, ये जाऊं। और दूसरी बात, कई लोग बोल रहे हैं, पूरी दुनिया कह रही है, अमेरिका ने बोला, कई कंट्री बोल रही है कि आपने जेल भेज दिया। अरे मैं आपको बोल रहा हूं, इलेक्शन टाइम पे कोई मर्डर करेगा तो क्या उसको वेट करेंगे? नहीं भाई साहब, आपने मर्डर कर दिया, आपने रेप कर दिया, आपने जो है किसी को गोली मार दी, अभी रुक जाओ इलेक्शन होने तो फिर आपको जेल भेजेंगे, फिर अरेस्ट करेंगे। ये क्या मतलब? इलेक्शन टाइम पे आचार संहिता होती है, लेकिन क्रिमिनल काम जो करता है, जितने भी इन्वेस्टिगेशन ऑर्गेनाइजेशन है, वो चाहे ईडी हो चाहे कोई भी हो, सब अपना कॉमनली काम कर रहे हैं। आपने अपराध किया है तो आप जेल जाओगे। आपको 22 साल से ज्यादा का वक्त वकालत करते हुए हो चुका है। सीनियर वकील के तौर पर आप जाने जाते हैं, डॉक्टर मनोज घोरकेला। लेकिन एज लॉ एक्सपर्ट मैं आपसे जानना चाहती हूँ, क्या आप भी जुडिशरी में कुछ रिफॉर्म के लिए कदम उठाना चाहते हैं, या किस तरह का रिफॉर्म आप जुडिशरी से एक्सपेक्ट करते हैं ये कराना चाहते हैं? ये बहुत अच्छा क्वेश्चन था आपका। एक्चुअली मेरा ड्रीम है कि मैं एक बहुत ट्राइबल एरिया से हूँ, मुझे ट्राइबल लोगों से बहुत सिंपैथी है, बहुत ज़्यादा, मतलब इमोशनल अटैचमेंट है। सिंपैथी तो क्या, इमोशनल अटैचमेंट है ट्राइबल लोगों से। मैंने वो लाइफ देखी है, जहाँ दूर दूर जाके पानी कैसे भरते हैं, मतलब क्या, कितनी हालातें कितनी बुरी होती हैं। सत्तू ले लेके वहाँ से, गांव से सत्तू ले लेके पानी में डाल के, मुझे आर.एस. टोलिया जी बताते थे, बिल्कुल गुजारा करते थे। वो जो है चीफ सेक्रेटरी थे, और वहाँ के उत्तराखंड के डायरेक्टर एजुकेशन रहे हैं हमारे चंद्र सिंह ग्वाल जी। मैं उनके घर पे कभी कभी जाके रहता था, वो अपनी अपनी उस ज़माने की दास्तान बताते थे। तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स हैं। तो रही बात जुडिशरी रिफॉर्म्स की, मैं बहुत रिफॉर्म लाना चाहता हूँ भारत में। पहला रिफॉर्म मैं शुरुआत ये करूँ कि जो हमारे प्राइम मिनिस्टर मोदी जी कर रहे हैं, एक तो हमारे पहाड़ में, पिथौरागढ़ डिस्ट्रिक्ट में एक जो है बहुत टॉप लेवल का एयरफोर्स का एयरपोर्ट बनना चाहिए। जैसे लेह लद्दाख में रोड बहुत टफ, रोड से नहीं जाता आदमी, वहाँ फ्लाइट से जाता है। अगर पिथौरागढ़ में बहुत हाईटेक एयरफोर्स का एक जो है एयरपोर्ट बन जाए, उससे क्या होगा कि पूरी दुनिया के टूरिस्ट आएंगे वहाँ पर, पूरी दुनिया से, क्योंकि केदारनाथ बद्रीनाथ जब कपाट खुलते हैं तब जाते हैं लोग। ये जगह ऐसी है पिथौरागढ़, ये आखिरी बॉर्डर है और चाइना से भी लगा हुआ, चाइना, तिब्बत, नेपाल से लगा हुआ है। तो यहाँ पर एयरफोर्स का एक बहुत हाईटेक एयरपोर्ट होना बहुत जरूरी है। और अगर मैं जुडिशरी में रहा तो मैं ये डायरेक्शन, क्योंकि एक सीएम केंद्र को डायरेक्शन नहीं दे सकते, ऑर्डर नहीं कर सकते, लेकिन एक हाईकोर्ट जज केंद्र में डायरेक्शन कर सकते हैं। उड्डयन के जो मंत्रालय है उसके सेक्रेटरी को डायरेक्शन कर सकते हैं, डिफेंस के सेक्रेटरी को डायरेक्शन कर सकते हैं। एक इतना पावरफुल व्यक्ति होता है एक हाईकोर्ट का जज। तो पहली चीज़ तो पिथौरागढ़ में और एक गढ़वाल में एक हाईटेक एयरपोर्ट बनना चाहिए, ताकि व्यक्ति 3,000 रुपये में आप जब मर्जी जाओ, जब मर्जी आओ जी, पूरा कनेक्टिविटी होनी चाहिए, पहली चीज़। दूसरी चीज़, गढ़वाल में एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी बनी है, एक उत्तराखंड में कुमाऊं में भी, पिथौरागढ़ में एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी बननी चाहिए, ताकि वहाँ राइट टू एजुकेशन, कहते हैं शिक्षा शेरनी का दूध है, जो पिएगा वो गरजेगा। आज मनोज घोरकेला उन जंगलों कंदराओं से यहाँ तक पहुँचा है तो एजुकेशन की वजह, किताबों की वजह से पहुँचा है। एजुकेशन होना चाहिए, तो एक एजुकेशन हब होना चाहिए। तो और मैं भी उत्तराखंड में बहुत टाइम से ज़मीन देख रहा हूँ, मेरे को जिस दिन ज़मीन मिल जाएगी मैं भी एक लॉ यूनिवर्सिटी बनाना चाह रहा हूँ पिथौरागढ़ में, अपने आखिरी सीमांत डिस्ट्रिक्ट में। और दूसरी बात जो है, मैं चाहता हूँ हर राज्य में एक ऐसा विश्वविद्यालय बने जहाँ पर 1 लाख गरीब बच्चे, जो बिलो पॉवर्टी लाइन वाले बच्चे हैं, जो किसी भी धर्म किसी भी जाति के, वो बच्चे पढ़ें फ्री ऑफ कॉस्ट। और वो बच्चे तब तक पढ़ाई करें वहाँ पर जब तक कि उनको नौकरी न मिल जाए। और जिस दिन उनकी नौकरी मिलेगी, उस दिन वो अपनी नौकरी मिलने के 10 साल तक अपनी कमाई का 25% जो है उस यूनिवर्सिटी को देंगे। मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ जी। एक स्टेट में एक ऐसा विश्वविद्यालय बनना चाहिए जहाँ क्लास फर्स्ट से बच्चा जाए, क्योंकि फॉरेन, इंडिया में और फॉरेन में एक डिफरेंस है, बहुत प्रॉब्लम है। मैं तो कई सारी यूनिवर्सिटी में गया, मैंने वकामा यूनिवर्सिटी में गया जापान में,
मैं ट्रिनिटी यूनिवर्सिटी में गया, जो कनाडा में है। मैं वाशिंगटन डीसी यूनिवर्सिटी में गया, मैं कोलंबिया यूनिवर्सिटी में गया। वहाँ पर क्या है, बच्चा क्लास फर्स्ट से पढ़ता है और वो फिर पढ़ाई करता है, वो पीएचडी भी वहीं से करता है। यहाँ पर क्या है, आप 5 क्लास अलग पढ़ोगे, फिर 10 क्लास अलग पढ़ोगे, फिर भी ग्रेजुएशन का ही करोगे, यूनिवर्सिटी में कहीं पढ़ोगे, तो ऐसे बच्चे फिर वो पूरा उनका सिस्टम ही कोलैप्स हो जाता है। तो मैं चाहता हूँ कि एक स्टेट में एक ऐसे विश्वविद्यालय बने जिस विश्वविद्यालय में 1 लाख बच्चे, गरीब बच्चे, जेन्युइन गरीब बच्चे, वो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट डिसाइड करेगा कि उस जिले के कौन कौन गरीब बच्चे आएंगे, ताकि डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट जब डिसाइड करेगा तो कोई भी फ्रॉड, चीटिंग, कुछ भी लफड़ा नहीं होगा। तो वो नाम देंगे, तो एक स्टेट में हर डिस्ट्रिक्ट के डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट 10-10 नाम देंगे जो गरीब बच्चे और टैलेंटेड बच्चे, जो जिन्होंने मेरिट पे नाम आया है जिनका, उन बच्चों को उस यूनिवर्सिटी में लाया जाएगा। क्लास फर्स्ट से बच्चे पढ़ेंगे और बच्चे तब तक पढ़ाई करेंगे जब तक कि उनकी जॉब नहीं लगे, और जॉब लगने के बाद 25% अपनी कमाई का इस यूनिवर्सिटी को देंगे, ताकि वो यूनिवर्सिटी का चेन चलता रहे। वो यूनिवर्सिटी किसी गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट में डिपेंडेंट न रहे। हर स्टेट में ऐसा हो जाए, इस देश का हर बच्चा इंजीनियर होगा, हर बच्चा डॉक्टर होगा, हर बच्चा साइंटिस्ट होगा, और हर बच्चा अपने घर में मोबाइल बनाएगा। टेक्नोलॉजी कहाँ से कहाँ पहुँच जाएगी, ये मेरा ड्रीम है। आप खुद कानून के जानकार हैं, एक बड़े वकील हैं। जो बच्चे कानून की पढ़ाई कर रहे हैं, यानी कि लॉ स्टूडेंट हैं, उनको आप क्या मैसेज देना चाहेंगे, या किस तरह से आप उन्हें गाइड करेंगे? उनके लिए आपका मैसेज लेना चाहूँगी। देखो, लॉ जो बच्चे कर रहे हैं, कुछ बच्चे मेरे ऑफिस में ऐसे भी आए, लॉ इंटर्न, जो बेचारे उनको पार्टी, फंक्शन, बॉयफ्रेंड, गर्लफ्रेंड में दुनिया में मस्त हैं। देखो, अगर आपको पार्टी, फंक्शन, गर्लफ्रेंड, बॉयफ्रेंड, दुनियादारी के चक्कर में पड़ना है, तो ये लॉ आपके लिए नहीं है। लॉ वही व्यक्ति का, 36,000 एक्ट है हमारे, इतने रूल रेगुलेशन है हमारे देश में, हजारों जजमेंट पढ़ने पड़ते हैं, लाखों जजमेंट है हमारी दुनिया में। ये लॉ में वही आ सकता है जो दिन रात पागलों की तरह काम करना चाहता है, जो दिन रात जो है पढ़ना चाहता है। आप डरा रहे हैं? वर्कहॉलिक नहीं, डरा नहीं रहा हूं मैं, सही व्यक्ति को चूज लाना चाह रहा हूं। आज की डेट में बहुत सारे बच्चे जो बहुत काम करना चाहते हैं। देखो, डॉक्टर एमबीबीएस में कम काम पढ़ना पड़ता है, एमबीबीएस में इतना पढ़ना पड़ता है। आईएएस बनने के लिए कितना पढ़ना पड़ता है? 3-3, 4-4 दिन तक मुंह नहीं धोते लोग, कितना पढ़ाई करनी पड़ती है, तब आप आईएएस बनते हो। और आज की डेट में जो आईएएस अपॉइंट होते हैं, पूरा का पूरे जिले 24 घंटे उनका एंटीना ऑन रहता है, दिमाग का एंटीना। बिल्कुल, कितना टफ टास्क है आईएएस बनना। तो इसलिए ही लीगल प्रोफेशन बहुत अच्छा प्रोफेशन है, इससे बेस्ट प्रोफेशन दुनिया में नहीं है। यही प्रोफेशन आपको चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बनाता है, यही प्रोफेशन आपको अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का जज बनाता है, यही प्रोफेशन आपको एक सोशल रेवोल्यूशन लेके आते हो आप भारतवर्ष में। यही प्रोफेशन है जो आपको यहाँ तक पहुँचाता है। आप आओ लीगल प्रोफेशन में, लेकिन हार्ड वर्क करना आपको। 1-2 लाइन आपको बोलना चाहता हूँ इंग्लिश की। एम इज़ गॉड। एम क्या है? भगवान को प्राप्त करना। एम इज़ गॉड, गॉड इज़ वर्क। और गॉड क्या है? वर्क में छुपा है। और वर्क ही वर्शिप, वर्क ही आपकी वर्शिप होनी चाहिए। और वर्शिप, सक्सेस इज एम। एम इज़ गॉड, गॉड इज़ वर्क, वर्क इज सक्सेस, सक्सेस इज एम। ये लाइफ का प्रिंसिपल है, यही मैंने अपनाया, इसलिए आज मैं यहाँ पहुँचा हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर मनोज हमसे बात करने के लिए। और मैं ये उम्मीद करती हूँ कि इस पॉडकास्ट के ज़रिए तमाम हमारे व्यूअर्स को भी क्लैरिटी मिली होगी। वो तमाम विवादित मुद्दे जिन्हें लेकर देश भर में शोर मचा हुआ है, एक लॉ एक्सपर्ट के ज़रिए आपको भी उसमें क्लैरिटी मिली होगी। और मैं उम्मीद करती हूं कि इस तरह की बातचीत के लिए आप आगे भी K24 न्यूज़ को लाइक करेंगे, फॉरवर्ड करेंगे। और ये बातचीत अगर आपको पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब करना आप नहीं भूलेंगे। फिलहाल आज के इस पॉडकास्ट के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार। थैंक यू सो मच मैडम। मैं आपको सिर्फ ये अपील करने आया हूं कि अगर अभी तक आपने K24 न्यूज़ एंड एंटरटेनमेंट चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज कर लीजिए।